ये 8 नंबर का सवाल पेपर में आया हुआ है, 4 ट्रांजैक्शन है। और देखिए सवाल प्यारा कितना था, कहता है ब्रीफली, कहता है कहानियां नहीं सुनानी, शॉर्टकट, आंसर द फॉलोइंग क्यूरीज रेज्ड बाय फ्राज। अब क्या ऊपर लिखा हुआ है, यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर इन बीपीएल, फराज हैज रिसेंटली ज्वाइंड बीपीएल एज एन इंटर्नी फॉर 3 months, 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए फराज भाई साहब आए। यू हैव आस्क्ड हिम टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आपने ऐसा किया है, उसको 4-5 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ी थी, उठा ली, कहता है ये इसको पढ़ा। आफ्टर गोइंग थ्रू फ्यू स्टेटमेंट्स ही हैज रेज्ड द फॉलोइंग क्यूरीज। पहली क्यूरी, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो बट वाज स्टिल अपीयरिंग एन एडिशन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। वो भाई साहब, वो जो फराज है, उसने कहा कि मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन क्या कर रही है। अब इसका जवाब क्या लिखेंगे, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, नो डाउट ये नॉन कैश आइटम है, उसमें से माइनस हो चुकी है, हम उसको, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, हम रिवर्स बैक कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं, ताकि जो नॉन कैश इफेक्ट है वो रिमूव हो जाए। तो इसका जवाब क्या होगा, जो वो फाइनेंस मैनेजर फराज को देगा वो क्या लिखेगा, ऊपर आपने क्या लिखना है, वैसे आपने अब फराज की क्यूरीज का जवाब देना है, ऊपर सबसे पहले लिखेंगे डेयर फराज। हाँ, अगर आपको फराज पसंद नहीं है तो डेयर ना लिखें, फराज लिख दें, पहला पॉइंट का जवाब देंगे। इस चीज को आई क्या बहुत पसंद करता है, क्योंकि हमने फराज की क्यूरी का जवाब दे रहे हैं। याद रखें, बॉस को जवाब देने हैं तो रिस्पेक्टेड का लफ्ज लिखते हैं, और जूनियर को जवाब देते हैं तो डियर का लफ्ज लिखते हैं। वैसे तो आपकी BWSC पास है, मुझसे बेहतर आपको पता है, बट अकाउंटिंग के अंदर अगर बॉस को करना है फॉलो तो रिस्पेक्टेड का लफ्ज लिखते हैं, और अगर जूनियर को लिखते हैं तो डियर का लफ्ज लिखते हैं। तो ऊपर डियर फ्राज लिखकर आपने लिखना है, क्या लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट and depreciation is already deducted from the profit. Because it is a non-cash item, it will be added back to become it cash flow. कि उसको कैश फ्लो बनाने के लिए, ये अंग्रेजी आप टूटी फूटी जैसी भी लिख दें, मतलब यही होना चाहिए, आई कैप कर लेगा एडजस्ट। हो गया जवाब इसका, 2 नंबर का ये सवाल था। आगे, इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ कंपेटिटर, कहते हैं आप, हमने ना डिफरेंट कैश फ्लो दिए उसको, कहते हैं इंटरेस्ट पेड वाज शोन एज फाइनेंस एक्टिविटी बट बीपीएल शोड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट, कहता है मैंने देखी एक स्टेटमेंट जिसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट लिखा हुआ था फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, बीपीएल में लिखा हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। इसका जवाब क्या है, अकॉर्डिंग टू IAS 7 देयर आर 2 ऑप्शन टू प्रेजेंट फाइनेंस कॉस्ट, ईदर इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये भी 2 नंबर का सवाल था। तीसरे नंबर पर, बीपीएल परचेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर, कहता जी उसने, ये कल मैंने बात बताई थी डिटेल, कि हम जो सेल या कॉस्ट ऑफ सेल होती है वो प्रॉफिट में प्लस माइनस हो चुकी होती है, सेल या कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट में प्लस माइनस हो चुकी होती है, हम सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का डिफरेंस एडजस्ट करते हैं, वो डिफरेंस एडजस्ट करते ही कैश फ्लो बन जाता है। कल मैंने प्रूफ भी करवाया था कि सेल प्रॉफिट के अंदर ऐड हो चुकी है, अगर वो उसमें से कुछ क्रेडिट सेल ज्यादा ऐड हुई है तो डेटर्स के अंदर जो डिफरेंस है वो एडजस्ट करेंगे, वो कैश फ्लो बन जाता है। अब यहां पर देखें, बीपीएल परचेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर बट टोटल परचेज ऑफ इन्वेंट्री वर नॉट शोन इन द स्टेटमेंट, हाउएवर ओनली डिक्रीज इन द इन्वेंट्री वाज एडेड। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, क्योंकि हम सवाल शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट से, तो जितनी इन्वेंट्री बिक चुकी होती है उसको हम कहां से माइनस कर चुके होते हैं, प्रॉफिट में से माइनस है। तो हम लिखेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, ओनली द क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी नहीं बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका उसको जो हमने परचेज किया है सिर्फ उसका डिफरेंस हम बाद में एडजस्ट करते हैं। तो ओनली क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट इज रिमेनिंग, दैट विल बी एडजस्टेड, the difference between opening inventory and closing inventory. Last one is cash and bank balance in the statement of financial position was not in agreement with opening and closing balances at the end of statement of cash flow. यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई, देखिए वो कहता है
कैश एंड बैंक बैलेंस वाज, वो कहता है जो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस है ना, और जो कैश फ्लो का कैश एंड बैंक बैलेंस, वो आपस में एग्री नहीं कर रहे। हम कहेंगे जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस है वो ओनली कैश एंड बैंक बैलेंस है। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो सकती है, और ऊपर सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो हम लिखेंगे कि जो कैश, जो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, फाइनेंशियल पोजीशन शो ओनली कैश एंड बैंक बैलेंस, बट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट which include cash, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये 8 नंबर का सवाल आया था, और ये हमने डेढ़ लाइन में, दो लाइनों के अंदर इसका जवाब प्रेजेंट करना। ओके की बात। अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसका जवाब अगर मेरी वर्डिंग नहीं पसंद आई तो आई कैप की वर्डिंग भी हाजिर है। A statement of cash flow begins with net profit. ये पहले सवाल डेप्रिसिएशन की बात बता रहा है, which is arrived after deducting depreciation expense. So to convert the net profit into cash flow, the deduction of depreciation being non-cash expense is reversed या added. फिर IS per IS 7 interest paid can be shown either cash flow from financing activity या from both classifications are correct. फिर तीसरे नंबर पर a statement of cash flow begin with the net profit which is arrived after deducting cost of sale. To convert the effect of cost of sale should into outflow for purchases, change in inventory is adjusted only. Last one, statement of financial position, cash and bank balance. While statement of this cash and cash equivalent, which may differ, which may क्या डिफरेंस हो सकता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। वैसे मेरे पास ना एग्जामिनर के कमेंट्स भी साथ मुझे बताने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के कमेंट्स में लिखा होता है कि अंग्रेजी वाला सवाल आ जाए ना तो पाकिस्तानियों को मौत आ जाती है, जिसमें अंग्रेजी वाले सवाल का जवाब लिखना, हालांकि बहुत आसान होता है और ये वो पक्के नंबर होते हैं, इसमें कुछ गलती के चांस ही नहीं। वो कहता है जब अंग्रेजी वाला सवाल लिखना आ जाए ना, बस फिर उसकी जो परसेंटेज होती है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, 5%, 8%, 3%, 6%, ऐसे। ये आपदा परवीन वाला बाद में करते हैं, क्योंकि छोटा सा सवाल है तो ऐसे टाइम जाया करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, पहले देखते हैं। कमाल ही है, मैं कहता हूं कि कमाल से शुरू करते हैं। फिर बहुत अच्छा सवाल है, ये कितना छोटा सा लगता है, इतना ही सवाल है ये, और ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहता हूं कैश फ्लो के सवालों में ना अगर कोई मुझे सवाल पसंद आया तो वो ये है। यानी अभी क्योंकि आप पास पेपर कर रहे हैं तो सारे सवाल करते जाते हैं, ट्रिकी भी, बुरे अच्छे सारे, क्योंकि ये बाद में भी करना पहले भी करना, तो पहले ही कर लेते हैं। इसलिए करते हैं प्रिपेयर DL स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड December 21। लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। फिर आते हैं PPE, वर्किंग कैपिटल अदर देन द कैश, वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? कैश के अलावा सारे करंट एसेट्स और सारी करंट लायबिलिटीज को इकट्ठा करके लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या होता है? डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, सारा। कैश के अलावा ये सारा वर्किंग कैपिटल है। ऑल करंट एसेट्स, ऑल करंट लायबिलिटीज। एसेट हैं तो प्लस किए हुए हैं, लायबिलिटीज हैं तो माइनस। अब जरा एक बात और बताएं, माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान बैठे हैं सारे। वर्किंग कैपिटल क्रेडिट डेबिट एसेट्स वाली साइड पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है एसेट्स के साथ। इसका मतलब है एसेट्स ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है? एसेट्स ज्यादा है। आपके एसेट्स मतलब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम है, माइनस किया, नेट हो गया। अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा होती, एसेट्स कम होते, तब वर्किंग कैपिटल अगर इकट्ठा हुआ होता तो किस साइड पर पड़ा होता? लायबिलिटी साइड पर। ये है आई कैप का अगला टारगेट। एसेट वाली साइड पर वर्किंग कैपिटल दे चुका है, अब टारगेट क्या है? लायबिलिटी साइड पे टारगेट, कि आपको लायबिलिटी साइड पर वर्किंग कैपिटल देगा जब भी ऐसा सवाल आएगा, और आएगा जरूर, क्योंकि जब इस सवाल के अंदर नई की ट्रिक है तो किसी को भी नहीं पता चला था। आगे पढ़ते हैं। फाइनल डिविडेंड वाज पेड
in respect of the year ended 2020 amounting 3.4 million. Addition to property, plant and equipment during the year 14 million. Addition का मतलब क्या होगा? हाँ जी, आगे बात आपकी हक की. Tax expense for the year 2.4 million. Tax expense 2.4 million. Tax payable December 21 is 1 million और 2020 0.2 million. इसका मतलब क्या है? ये टैक्स पेएबल आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है. कल एक बात मैंने बताई थी आपको, अगर कोई एसेट या लायबिलिटी अदर देन इंफॉर्मेशन में हो और फाइनेंशियल पोजीशन में ना हो तो वो किसी के अंदर होगा मौजूद जरूर, वो किसी ना किसी हेड के अंदर वो जरूर होगा. अब मुझे बताएं टैक्स पेएबल, शेयर कैपिटल पड़ा हुआ ऊपर, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, पीपीई, वर्किंग कैपिटल और कैश. इस तमाम हेड्स के अंदर टैक्स किसके अंदर छुप के बैठा है? वर्किंग कैपिटल के अंदर, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है. अगली बात, इसमें प्लस हो चुका है या माइनस हो चुका है? माइनस हो चुका है, क्योंकि एसेट साइड पर लिखा हुआ है तो एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस. अगर ये होता लायबिलिटी साइड पे तो उसमें लायबिलिटीज प्लस हुई होती, एसेट उसमें से माइनस हुए होते. ये बात समझ लगी? अगर ये एसेट साइड पर है ना तो एसेट सारे प्लस हुए हुए, लायबिलिटीज माइनस हुई, तो इसमें टैक्स पेएबल माइनस हुआ हुआ. अगर यही चीज होती एसेट्स लायबिलिटी साइड पे, इसका क्या मतलब होता? लायबिलिटीज ऐड हुई होती, तो उस साइड पर अगर होता तो टैक्स ऐड हुआ होता ये, लेकिन अब इसमें टैक्स माइनस हुआ हुआ है. और मजे की बात बताऊं, जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेंगे तो उसके अंदर हम टैक्स पेएबल की चेंजेस लेते हैं या नहीं? वर्किंग कैपिटल सेक्शन नहीं, तो इसके अंदर तो ली हुई है, तो क्या करेंगे? टैक्स इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे? प्लस या माइनस? माइनस तो पहले हुआ हुआ है, अब उसको इफेक्ट खत्म करने के लिए रिवर्स करते हैं. एसेट साइड पर है तो लायबिलिटीज माइनस हुई, लायबिलिटी साइड पर होता तो लायबिलिटीज ऐड हुई होती, तो उसमें ऐड हुई होता तो माइनस करते, लेकिन इसमें हम प्लस करें. बात समझ लग गई? तो एक बात, सवाल खत्म हो गया आपका, यानी पेपर का ये सवाल है खत्म हो चुका है, सिर्फ इसके अंदर ये ट्रिक था. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इसके अंदर गिवन है तो रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे, वहां से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे, वहां हमसे प्रॉफिट मिल जाएगा. ये सारी बातें तो आपको पहले बताई हैं. जल्दी से रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओ. लेजर याद आया या बनवाओ दोबारा? रिटेन अर्निंग में क्या क्या आता है वो लिख दो बस. ये करंट ईयर है तो इसमें जो साल है ना वो हमारे हिसाब से गिवन होंगे. कितना आ गया पैट? 2.5. ये पैट आया है, हमें पीबीटी चाहिए होता है, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है. ये है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 प्लस 2. तो प्लस ही करते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो तो बिफोर टैक्स पे जाने के लिए ऐड बैक करते हैं, क्योंकि आफ्टर टैक्स का मतलब है माइनस होने के बाद, हमें चाहिए माइनस होने से पहले. तो कितना प्रॉफिट आ गया आपका? 4. सवाल तो मैंने आपसे ही करवाना है सारा. प्रॉफिट आ गया, पीपी का लेजर बनाकर मुझे डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे. यहां पर थोड़ा सा आपको छोटू सा सवाल है, सारी चीजें सामने आंखों के. डेप्रिसिएशन फाइंड करना गलत नहीं होना चाहिए किसी का. पीपीई का लेजर बनाए, और मजे की बात है इसके अंदर तो डिस्पोजल है ही नहीं,
डिस्पोजल नहीं है तो ये सवाल और ज्यादा आसान हो गया। पीपीई का लेजर बनाएं और वहां से मुझे डेप्रिसिएशन फाइंड करनी। मैं क्यों पीपीई के लेजर से फाइंड कर रहा हूं? हाँ, बुक वैल्यू पे है, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल के अंदर नहीं। करना हर किसी ने अपना अपना है, जो सॉल्यूशन देखेगा उसे गुना मिलेगा। अच्छा, पीपी का लेजर अगर किसी को नहीं बनाना आता, ये तो सादा ही होता है ना, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, एडिशन, डिस्पोजल। मैंने अभी भी ताजा ताजा भी बनवाया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी मैंने बनवाया। कितनी आ रही डॉक्टर? 6 5.9 नहीं, 6 नहीं है, मिलियंस में है। 5.9 लिखेंगे क्योंकि वैल्यूज पॉइंट्स के तरह हैं। अब कितना है? 5.9 5.9। चलो चेक करें फिर ब्रॉडन कितने है। अगर ध्यान से बातें सीखनी है, ये बातें एक एक दफा आपको पता चल जाए और सारी जिंदगी के लिए याद रखें। ब्रॉडन कितने? 10 पॉइंट। कैडन कितने? 18.7। रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट कितना बड़ा होगा? तो अगर हमें कैसे पता चला कि इसी साल का सरप्लस है? ओपनिंग तो है ही नहीं। इसका मतलब है जो भी सरप्लस है वो फॉर द ईयर है। लेजर में हमेशा चीज फॉर द ईयर जाती है, लेजर में हमेशा फॉर द ईयर होगा। ब्रोडर था ही नहीं, कैजुअल पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसी साल सरप्लस आया है, इसी साल सरप्लस आया है। तो हम क्या करेंगे? सरप्लस की एंट्री क्या होगी? पीपीई डेबिट, रियल सरप्लस क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से 4। एडिशन भी हुआ है। एडिशन कितना हुआ था? 40 मिलियन। अब क्लोज करेंगे तो डिस्पोजल तो है नहीं, तो डेप्शन आ गई। नहीं तो आपका तो कुछ और नहीं था। 9 पॉइंट। मैंने कहा वो छोटा सा सवाल है, तो इधर इतनी जगह भी नहीं जहां से चीजें ढूंढनी है। हाँ, अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग होता ना तो फिर हम ना लेते, फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते। जब सिर्फ क्लोजिंग हो, ओपनिंग ना हो, इसका मतलब है वो फॉर द ईयर है। डन, आपका सवाल हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी, और जरा फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ले। डिविडेंड दे दिया, बाकी सारी चीजें हैं। करें स्टार्ट। बिजनेसमैन का नाम है DAHL, हम DL ही लिख देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। कितनी वैल्यू? दिसंबर 2021। ये सवाल आपने दोबारा भी करने, क्योंकि ये तो मैं करवा रहा हूं, और मैंने आपको ये बताया ना कि दूसरी ऑप्शन बता रहा हूं कि जो इस साल पेपर में आ सकती है, वो वर्किंग कैपिटल आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन होता, और अगर लायबिलिटी साइड पे होता तो उसमें टैक्स पेबल ऐड हुआ होता, तो फिर हमने उसको टैक्स फ्री करना है तो उसमें से माइनस करते, इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसमें माइनस हुआ है। हाँ जी, प्रॉफिट मैं चलो लिख लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रुपीज इन मिलियन। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया था? 4.9। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन 9.9। और कोई चीज है? इंटरेस्ट हो, गेन या लॉस, कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तो हमारे पास क्या चीज आ गई? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 14.8। हाँ जी, सरप्लस तो नहीं लिखते, रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं लिखते हो, लॉस लिखते हैं। रीवैल्यूएशन लॉस लिखते हैं,
इम्पेयरमेंट लॉस लिखते हैं, फेयर वैल्यू गेन लिखते हैं, फेयर वैल्यू लॉस लिखते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो एसपीएल में आता ही नहीं है। एडजस्टमेंट में वो चीजें सिर्फ एडजस्ट हो सकती हैं जो एसपीएल में आती है, बस ये निशानी याद रखें। कभी आपको परेशानी भी हो भी सही ना कि ये चीज इधर आनी है या नहीं आनी, तो उसकी वाहिद निशानी क्या है कि एसपीएल का एलिमेंट है या नहीं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल उसने सारा मिक्स करके दे दिया, लेकिन मिलावट शुदा है। क्या मिलावट है इसमें? इसके अंदर टैक्स पेबल एडजस्ट हुआ है और हम उस टैक्स पेबल को रिवर्स करना है, खत्म करना है। तो पहले इसमें से माइनस हुआ है तो वापस हम ऐड कर देंगे। ओपनिंग में ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग में जी ओपनिंग कितना था 0.2, तो इसमें हो जाएगा इसमें 0.2 ऐड, और क्लोजिंग कितना है 1, इसमें हो जाएगा 1 ऐड। फिर डिफरेंस ले लेंगे वर्किंग कैपिटल का, और ये एसेट है, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 18। क्या बता दें, क्या ऐड क्यों कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जब उसने सारे वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश दे दिए, मतलब सारे करंट एसेट्स, सारी करंट लायबिलिटीज को इकट्ठा किया और हमें लिखकर दे दिया, कैश नहीं उसने। चलो हम वर्किंग कैपिटल में क्या लेते होते हैं, ना कैश लेते हैं, ना इंटरेस्ट पेएबल लेते हैं, ना टैक्स पेएबल लेते हैं। वो एक लिस्ट लिखी हुई है हमने कि वर्किंग कैपिटल के अंदर ये लिस्ट हमने नहीं लेनी। अब नीचे लिखा हुआ टैक्स पेएबल, मैंने आपसे पूछा टैक्स पेएबल ऊपर है जरूर, अगर नजर नहीं आ रहा ना तो किसी न किसी के घर में बैठा है। किस घर में बैठा हो सकता है? शेयर कैपिटल में तो नहीं हो सकता, रिटेन अर्निंग में भी नहीं हो सकता, सरप्लस में भी नहीं हो सकता, पीपी में भी नहीं हो सकता, वो है ही वर्किंग कैपिटल। बताते हो तो लायबिलिटी है, वो करंट लायबिलिटी, तो वो वर्किंग कैपिटल के अंदर है। अब हमने देखा कि ये वर्किंग कैपिटल सारे इकट्ठे हो गए एसेट साइड पर है, तो एसेट इसमें प्लस हुए हैं, लायबिलिटीज इसमें माइनस हुई। अगर ये लायबिलिटी में होता तो एसेट सारे माइनस हुए होते, लायबिलिटी सारी प्लस। एसेट साइड पर है, इसमें टैक्स पेबल माइनस हुआ हुआ है और हमने उसको टैक्स के अलावा लेना है, टैक्स का इफेक्ट खत्म करना है। जो माइनस हुआ हुआ है अगर हम टैक्स दोबारा ऐड बैक कर देंगे तो खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट। माइनस हुआ हुआ है, अगर वो माइनस ना होता तो वैल्यू इससे ज्यादा आती है कम। ये पहले माइनस हुआ हुआ है ना, अगर माइनस ना होता तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा कर दिया, ऐड बैक कर दिया। जी मेरे भाई 2018 से 25.5 हुई, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग? इंक्रीज। एसेट साइड पर इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी साइड पर इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी सोच के करते, ये अब एसेट साइड पे बढ़ा हुआ है। अगर वो आ गया ना लायबिलिटी साइड पे, वो और ज्यादा ये खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल को समझ लोगे एसेट कितना, कितने से 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है। स्टॉक या डेटर, स्टॉक या डेटर, अगर लायबिलिटी साइड होती तो क्रेडिटर समझते। चलें जी, वर्किंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। छोटू सा सवाल है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना 7 इसके बाद क्या कहते हैं, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। टैक्स तो है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, टैक्स पे डायरेक्ट लिखेंगे अकाउंट बनाएंगे? और मैंने कल बताया था ब्रॉड ऑन कितना है 0.2 प्लस एसपीएल 2.4 माइनस कैरिड ऑन 1.6। ये सिर्फ कब करते हैं? जब कोई भी एक्रूड एक्सपेंस पे करना हो, बस। तो ये वन लाइन वर्किंग कर सकते हो। जब भी कोई एक्सपेंस पेड फाइंड करना हो, एक्सपेंस पेड, बस। डिविडेंड इधर लिखनी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखे? चलिए यहाँ पर हो गया पूरा आपका 5.7 5.7 ए 5.9 है 5.7 है 7.3 माइनस 1.6। चले जी, नेट कैश फ्लो हो गया कहां से? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ जाओ फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडिशन हुआ है, खुद बताया वो 14 मिलियन का शायद। परचेज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ पीपीई, परचेज ऑफ पीपीई, ये 14 मिलियन उसने खुद बता दिया हुआ है, डिस्पोजल है ही नहीं और कुछ भी नहीं है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 14। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या लेते हैं अब्दुल समद? शेयर कैपिटल 10 से 11 हो गया, 1 मिलियन से बढ़ गया, और डिविडेंड भी लेंगे इसमें 3.4 मिलियन से पे किया, बस लोन वगैरह तो है ही नहीं। अच्छा, रिटेन अर्निंग का सिर्फ लेजर बनता है, कैश फ्लो में कभी नहीं आता। रिटेन अर्निंग का सिर्फ लेजर होता है, कैश फ्लो में कभी नहीं आएगा। और जरा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितने से? 1 मिलियन से। डिविडेंड पेड कितने से? 3 पॉइंट। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2 पॉइंट। पॉजिटिव नेगेटिव? नेक्स्ट क्या लिखते होते हैं? नेट 5.7 में से हाँ डिक्रीज 10.7 इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 10.7 नेगेटिव। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, गिवन होगा सवाल के अंदर 15.4। 15 हमारा आंसर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 10.7 माइनस 15.4 करें, 4.7। अब चेक कर ले जाकर जवाब अपना 4.7 ही है। ठीक होगी बात? अब नोट कर ले, कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। कैपिटल अकाउंट में क्या करने जाएगा? रिटेन अर्निंग में जाएगा, एंट्री होता है। मुझे रियल सरप्लस में कभी इक्विटी आता है अल्लाह के बंदे, जो सरप्लस है ना वो हो गया पीपी टू सरप्लस। अगर रियलाइज होता ये मुझे लगता है साल के एंड पे हुआ है, तो साल के एंड में पहले से रियलाइज नहीं होता होता। रियल सरप्लस की वो उसके अपने अपने कॉलम है ना, जैसे कि रिटेन अर्निंग कॉलम है, हमने उसको रिटेन अर्निंग का अलग से बताया। इक्विटी के कॉलम में हमने कैश फ्लो के अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल का कॉलम, शेयर प्रीमियम का कॉलम, बस ये 2 कॉलम आते होते हैं, बाकी के अकाउंट्स बनते हैं। कैश फ्लो भी तो होना चाहिए ना किसी कॉलम का, रिटेन अर्निंग भी अकाउंट बनता है। अब मुझे बताया रिटेन अर्निंग के अंदर कोई भी एंट्री ऐसी है जो कैश फॉर्म में है, डिविडेंड वाली, डिविडेंड आता है, और बताएं कौन सी कैश वाली आइटम है जिसके अंदर कैश आता हो। रिटेन अर्निंग के पूरे कॉलम के अंदर अगर किसी एलिमेंट में कैश आता है तो वो कैश फ्लो में आएगा, वरना नहीं। और रियल सरप्लस में तो कोई कैश होता ही नहीं है, इसलिए वो कैश फ्लो में नहीं आएगा। हाँ जी, ये सवाल ना पूछा करे, अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में हलचल मचाता है टाइमली पूछा करे। ये होता है कि महीना गुजर जाता है टॉपिक गुजरे हुए के, तो फिर बाद में पूछना वो अच्छा नहीं होता। हाँ जी, हो गया सवाल इसमें जी। ये हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में टैक्स पेएबल कंसीडर नहीं करना, तो इसको दोबारा ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? जब ऐड बैक करेंगे तो ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन का डिफरेंस फिर आ जाएगा। इसलिए ऐड बैक किया है क्योंकि पहले इसलिए ऐड नहीं कर रहे, माइनस कर रहे हैं, टैक्स माइनस करते होते बाद में। ये देखिए टैक्स माइनस किया है ये। हाँ, ये पूछ सकते हो माइनस क्यों किया, क्योंकि इसका जो टैक्स फॉर द ईयर 2.4 वो इसमें ऐड कर चुके हो। ये पीबीटी लिया है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं ऐड बैक करते हो, टैक्स भी ऐड बैक करते हो, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा होता? वो पीबी प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर आपने टैक्स ऐड किया है ना, और इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से ऐड कर देते हैं। बस प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ने बताया है, इसलिए काम सेम है।
आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर पहले टैक्स ऐड किया, क्यों ऐड किया? क्योंकि वो फॉर द ईयर था, पता नहीं था कि एक्चुअल में पे कितना किया, जितना टैक्स बनता था वापस ऐड कर दिया, जितना एक्चुअल में पे किया वो यहां पर आकर माइनस कर दिया। यानी टैक्स बनता था 2.4, लेकिन हमने एक्चुअल में पे कितना किया? 1.6। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दोबारा क्यों ऐड कर रहे हैं जो? हाँ, क्यों कर रहे हैं? ओके, वर्किंग कैपिटल के अंदर हम नहीं लेते, तो माइनस ही होना चाहिए। हाँ, मुझे बताओ ये वर्किंग कैपिटल के अंदर सारे एसेट्स प्लस हुए हैं, लायबिलिटीज माइनस हुई हैं। टैक्स पेबल हमारा एसेट है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, इसमें माइनस हुई है प्लस। अगर माइनस ना होती तो आंसर ज्यादा आता या कम? टैक्स माइनस हुआ ना, या मान रहे हो? ज्यादा आता। मैं कहता हूं कि टैक्स माइनस नहीं होना चाहिए था, यहां इसमें नहीं लेना चाहिए था। तो इसका मतलब है ये जो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू होती टैक्स माइनस के अलावा वो 24,000 या 5 होती या इससे ज्यादा होती? माइनस ना हुआ तो हम टैक्स का इफेक्ट खत्म कर रहे हैं। जो पहले माइनस करना किया हुआ है नहीं करना था, बात समझ लगी? अब वो हमने इसलिए वापस उसको रिवर्स कर दिया, जो एक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो रिवर्स ही करना है ना, वो माइनस हुआ वो प्लस कर दिया वापस, कि उसका इफेक्ट खत्म हो गया। और कोई बात, ये बात जो हसनैन ने पूछी है, ये बात बहुत मुश्किल समझ लगती होती है, ऐसे नहीं कि हमें समझ लगी जी, हर बंदे का दिल करता है माइनस कर दो। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिल करता है टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए। इसमें एसेट तुम कम लिखा तो ज्यादा कर। हाँ, क्योंकि टैक्स को माइनस नहीं करना चाहिए था। अगर ये लायबिलिटी साइड पे होता, ये ऐड हुआ होता, फिर माइनस करते, क्योंकि उसमें ये ऐड हो चुका है और उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए जो एक्शन हो चुका है उसको रिवर्स करना था। और कोई बात समझ लगी? चलिए अगले सवाल में। इस सवाल के अंदर ना, पूरे सवाल के अंदर सिर्फ ये एक ही पॉइंट था और तो कुछ भी नहीं था। सर अगर ये लायबिलिटी साइड पे होता तो जो टैक्स पेड हम नीचे से माइनस करते, टैक्स पेबल, जो टैक्स पेड वो तो वैसे ही आना था, उसका तो अकाउंट बनेगा, वो ब्रॉड वो एग्जैक्ट वही चीज है। सिर्फ होता क्या, हमारी उस केस में लायबिलिटी ज्यादा होती, मतलब क्रेडिटर ज्यादा होते, अक्रूड एक्सपेंस ज्यादा होते, और जो एसेट हमारे वो कम होते। तो वो होना ही ग्रेवी था, आप उसको ऐड कर देते। हाँ, क्योंकि लायबिलिटीज प्लस हुई है तो लायबिलिटीज उधर से माइनस कर दी, लेकिन टैक्स का तो अकाउंट उधर वैसे बनेगा जैसे नॉर्मल बनता है। हाँ जी, सवाल आपका ये हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, अगला सवाल। यूनिवर्सल लिमिटेड, पहले इसका मैं देख लूं कि डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है तो ये अभी हम नहीं करते हैं, तो फिर ये कर लेते हैं। फिर से एक सवाल जी, वर्किंग कैपिटल होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी साइड पे मतलब लायबिलिटी ज्यादा है, लेकिन है तो वो माइनस में ही ना वैल्यू। लायबिलिटी साइड पर जब लायबिलिटी साइड पर लिखी होगी ना, वो पॉजिटिव लिखी होगी। लायबिलिटी साइड पर जब लिखा होगा ना तो वो माइनस में तो नहीं लिखा होगा ना, लेकिन वो है तो लायबिलिटी ज्यादा। हाँ देखो, लायबिलिटी ज्यादा है ना, मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास अकाउंट पेएबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ऐसे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, और हमारे पास टैक्स हो जाता, राइट। अब हम क्या करते कि ये हमारे पास 5 है, ये 2 है और ये 1 है। अब अगर हम इसको नेट करते हैं तो हमारे पास 5 में से ये 2, या आप ऐसा कर लो कि इसको ये 6 नेगेटिव है, ऐसे कर लो जो आप सोच रहे हो। 5 में एक 6 माइनस 4 कितना आ गया? 4 नेगेटिव। लेकिन ये लायबिलिटी साइड पर ना 4 एज ए पॉजिटिव नजर आएगा आपको। लायबिलिटी साइड पर लिखा होगा ना 4 लिखा होगा, अगर एसेट साइड पर लिखा होता तो ये 4 नेगेटिव होता, और अगर ये लायबिलिटी साइड पर लिखा होगा तो है ही लायबिलिटी, लायबिलिटी को नेगेटिव लायबिलिटी तो होती नहीं है ना, तो ये 4 लिखा होता। इसका मतलब है एक्चुअल में ये क्या हुआ है, 5 2 माइनस हो गया, फिर 1 प्लस हो गया, तो ये कितना आ जाता? 4 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, अगर हम टैक्स का इफेक्ट ना लें, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने इसमें से टैक्स ऐड हो चुका है, ऐसे कह रहा हूं ना, इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? आप मुझे देख लें, टैक्स का इम्पैक्ट खत्म करके देख लें, 3 ही आएगा। अगर टैक्स ना लेते तो इफेक्ट 3। लेकिन ये बहुत ही प्यारा सवाल बनाएगा अगर आई कैप मुझसे पूछे, वो प्यारा सवाल बल कैसे बन सकता है जरा देखें। होता ये, वो लायबिलिटी सपोज दे देता मुझे लायबिलिटी साइड पे लिखता 0.5
तो वैल्यू लिख लेते हैं 3 और लिख लेता है यहाँ पर 5 और कहता है टैक्स पेएबल इसके अंदर एडजस्ट है और उसकी अमाउंट है, टैक्स की अमाउंट 4 है और 6 है। अब हम जब टैक्स इसमें माइनस करते, जब मैं इसमें से माइनस करता, ये ब्रॉड और इसमें से 4 माइनस करता, आंसर क्या आ जाता मेरा, ये एसेट में चला जाता क्योंकि लायबिलिटी साइड पे पड़ा था। अब मैं जो इफेक्ट लूंगा वर्किंग कैपिटल का एसेट समझ के लूंगा। अगर ये रिजल्ट लायबिलिटी साइड पर था, लायबिलिटी वाली साइड का आ जाता तो मैंने लायबिलिटी सोच के करना था, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया, लायबिलिटी साइड पे नेगेटिव आ गया, एसेट बन गया। और मैं तो कहता हूं कि आई क्या मुझसे एक दफा पेपर सेट करवाए, नहीं मैंने क्या करना था, एक को पॉजिटिव कर देना था, एक को नेगेटिव कर देना था, है? तो लेकिन वो आई कैप ना, क्योंकि ये FR 1 है, कैफ भी 1 है, तो इसके अंदर इतने ज्यादा ट्रिक्स नहीं होते। हाँ ट्रिक्स जरूर होते हैं, लेकिन ट्रिक्स के अंदर ट्रिक्स होते हैं, उसके अंदर नहीं होते, मतलब तीसरा स्टेप वाला ट्रिक नहीं है। चले जी, ये सवाल फिर हम कर लेते हैं क्योंकि दोनों मेथड से उसने कहा है, तो डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आज मैं ना आपको इसी सवाल से डायरेक्ट मेथड से भी स्टार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के। अभी हम ये इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जो आपकी पसंदीदा चीज है वो गिवन है। क्या गिवन है भला? प्रॉफिट बिफोर कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल के अंदर इंसान दुआ मांगता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन, क्योंकि नहीं गिवन हो तो हम बैठते होते हैं एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि कैसे फाइंड करना, क्योंकि सवाल शुरू ही नहीं हो रहा। फिर उसके बाद इसमें जो और अच्छी बात है कि एक और भी चीज आपको गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है। बस इतनी ही अयाशी है, इसके बाद खत्म। सवाल पहले थोड़ा सा देख लें, अब पिछला सवाल देखें और इस सवाल का देखें स्ट्रक्चर। 1.5 पेज के ऊपर सवाल आएगा। आपको पीपीई दे दिया गया, स्टॉक एंड ट्रेड दे दिया गया, स्टॉक एंड ट्रेड स्टॉक को कहते हैं, रिसीवेबल दे दिया गया, कैश दे दिया गया। फिर इधर है शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, वही बात दोबारा ट्रिक, ये फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर है। फिर डिबेंचर, डिबेंचर किसे कहते हो? लोन को, डिबेंचर हम हमेशा लोन को कहते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई आपके पास है इंटरेस्ट पेएबल, फिर ट्रेड पेएबल, एक्रूड लायबिलिटी, अनअर्न्ड मेंटेनेंस एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेएबल, सारा कुछ उसने साफ सुथरा दिया हुआ। यहां पर आ जाएं, 60% सेल्स ऑन क्रेडिट, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड में कोई ताल्लुक नहीं, डायरेक्ट मेथड में होता है। You will maintain a provision for doubtful debt 6% during the trade receivable 7%, 7 million write off, ये bad debts है। और bad debts का हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, लेकिन आई कैप ने किया होगा, हम अपने तरीके से करेंगे। उसके बाद प्रोविजन भी है। जरा मुझे एक बात बताएं, और अगर किसी ने गलत बताया तो मार भी खाएगा। ऊपर डेटर्स गिवन है, दिखा देता हूं मैं, ये नीचे 6% प्रोविजन है। मुझे बताओ ये डेटर्स ग्रॉस है या नेट है? नेट है। और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो नेट का डिफरेंस ले लो और प्रोविजन जाए भाड़ में। दूसरा तरीका कार क्या है? या तो प्रोविजन का डिफरेंस भी लो और ग्रॉस डेटर्स का भी लो। अगर आप दूसरी ऑप्शन लेकर आते तो सबसे पहले क्या करते? डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 6, प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग आ जाती। ये जो डेटर्स हैं ये 6% नेट हैं, तो अगर आपको ग्रॉस डेटर चाहिए तो कैसे फाइंड करोगे? डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ग्रॉस डेटर्स आ जाएंगे दोनों के, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, और मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो प्रोविजन आ जाएगी, ओपनिंग भी। आई कैप ज्यादातर प्रोविजन वाला तरीका पसंद करता है, लेकिन दूसरी ऑप्शन उसने बताई है तो हम उसकी पसंद नापसंद को छोड़ के टाइम बचाएंगे। तो हम डेटर्स को चेंज ले लेंगे नेट वाला। तो इसका मतलब है हम लोगों के लिए जो ये एडजस्टमेंट है ये भी बेकार हो गई। इस एडजस्टमेंट को हम पूरी तरह छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे लिए बनी नहीं। आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 22.5 मिलियन। लो जी दूसरी अच्छी बात, 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमारे लिए डायरेक्ट मेथड के लिए बात है, हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए, वो हमें मिल गई। आगे चलते हैं।
अदर इनकम कंप्राइज्ड, अदर इनकम के अंदर देखें, कहता है गेन ऑफ ₹3 million और डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर ₹12 million। कहता है गेन ऑफ ₹3 million ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर ₹12 million। तो आप बता सकते हो उस व्हीकल की बुक वैल्यू जो बेचा है 9 million, 12 million का बेचा है, जिसमें 3 million तो प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है 9 million वाला एसेट 12 million का बेचा, 9 million वाला एसेट 12 million का बेचा, गेन और डिस्पोजल आ गया। वो कहता है कि अदर इनकम के अंदर मेंटेनेंस इनकम 8 million है, मेंटेनेंस इनकम 8 million है। हमारा इसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है इंडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि हम कहां देखते हैं डिस्काउंट ऑफ 10% डिबेंचर विच वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर। 10% डिस्काउंट डिबेंचर पर डिस्काउंट दे रहे हैं, ये भी वहां से हमें लेजर बनाकर पता चल जाएगा, क्योंकि जिस चीज की इंफॉर्मेशन हो ना हम उसका लेजर बनाते हैं। कहता है प्रीपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें पीबीटी गिवन है, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके बाद क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी गिवन है, गेन और डिस्पोजल भी गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है या नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है। पहला पोर्शन हो गया, क्या क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल तक पहुंच गया, प्रॉफिट गिवन है, डेप्रिसिएशन भी है, गेन और डिस्पोजल भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, और कुछ है ही नहीं। मेंटेनेंस इनकम को नहीं करेंगे, वो क्यों करेंगे, क्योंकि इधर वो भी तो दिया है ना अंडर मेंटेनेंस। बिल्कुल गिवन है, हम उसका क्या करेंगे, हम बताओ कभी इसका कुछ किया हुआ है आज तक? नहीं, हम लेजर नहीं बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, पेबल का वो इंटरेस्ट का बनाते हैं ना, वो तो इंटरेस्ट का बनाते हैं। अब मुझे बताया कब मैंने मेंटेनेंस का कोई लेजर कोई लाइन कहीं लिखवाई, मैंने इंटरेस्ट का लिखवाया, जिसका लिखवाया सिर्फ उसका लेजर बनाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर शामिल है, बस खत्म, वो अदर इनकम के अंदर शामिल है, होनी चाहिए, ओके होगी बात। अब आगे देखें, हम पहुंच गए कहां तक, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल में आप पिक क्रॉस खेलेंगे, फिर इंटरेस्ट पेड के लिए भी लेजर बनेगा और टैक्स पेड के लिए भी लेजर बनेगा, क्योंकि दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। फिर हम पीपी का लेजर बनाएंगे, वहां से हमें एडिशन का पता चलेगा। कैसे बनाएंगे पीपी का लेजर, मैं आपको डेमो बना देता हूं, ब्रॉडो लिखोगे और कैडनो लिखोगे, ठीक है, ये पीपी का लेजर है। इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है, क्योंकि जो सवाल के अंदर दिया हुआ है ना वो इस साल का है, ओपनिंग तो है ही नहीं। फिर उसके बाद डिस्पोजल भी गिवन है 9 मिलियन, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे, वो भी यहां पर आएगी, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एडिशन होगा, ठीक होगी बात। फिर हम चले जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल का डिफरेंस एज इट इज ले लेंगे और डिबेंचर का आप लोग लेजर बना लोगे। 20,000 ओपनिंग था, 18,000 क्लोजिंग है, जितना डिस्काउंट दिया है बाकी कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि आपका डिबेंचर डिक्रीज हो रहा है। डिबेंचर आपका, अगर मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये भी फाइनेंस कॉस्ट में आ सकता है। देखें 20,000 से आपके डिबेंचर रह गए 18,000 के, कितने के डिबेंचर बेच दिए, तो आपके पास सारा 2,000 कैश नहीं आया ना, आपने 10% डिस्काउंट भी बेचा है। आपने क्या करना है, वो जो 10% डिस्काउंट है एक तरह का आपके पास एक फाइनेंस कॉस्ट बन गई। क्या बन गई, फाइनेंस। तो 200 आप फाइनेंस कॉस्ट के नाम से रिवर्स करके 1800 ऐड बैक कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। देखिए 200 का आपको लॉस हुआ है ना, वो लॉस भी तो फाइनेंस लॉस है, तो फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस एक ही बात होती है। चलिए जी, टाइम क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन का डेमो दिखा देता हूं, अगर उस मैं बताने लगा। ये देखें जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये देखें आपके पास ये शेयर्स कैपिटल का डिफरेंस ले लिया, 20,000 माइनस 18,000 2,000, लेकिन आपको 10% तो पैसे नहीं मिले। पैसे कितने मिले हैं, 90%, तो आपके पास 1800 आ गया। अब ये 10% डिस्काउंट आपने कहां लिखा होगा पता है, एसपीएल के अंदर। नुकसान हुआ है ना आपको, एसपीएल के अंदर लिखा होगा, प्लस किया होगा या माइनस,
माइनस किया होगा, ये तो नॉन कैश आइटम है, हम क्या कर देंगे ऐड बैक, क्योंकि ये बिल्कुल डिबेंचर के ऊपर कोई भी मसला आता है वो फाइनेंस कॉस्ट है। आगे देखें, ये तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरी होगी ना। मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये देखें ये उसने की हुई है, प्रॉफिट गिवन था, डेप्रिसिएशन फाइंड की, बैड, आपने इसको इग्नोर करना है क्योंकि हमने बैड डेट्स को 100% इग्नोर करना है और हमने इसको भी इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हम नेट डेटर जा कर लेंगे। फिर गेन और डिस्पोजल आपको मिल गया था, ये देखें ऐड करेंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ऐड करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, डिस्काउंट अल्लाह ले, ये 200 हमारा गेन है, इनकम है, कैसे? डिबेंचर का मतलब है हमने लोन लिया हुआ है या दिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। अब हम जिस बंदे से 2000 का लोन लिया हुआ था हम उसको वापस 1800 कर रहे हैं। हम जिस बंदे से लोन लिया हुआ है उस बंदे को 1800 वापस कर रहे हैं, तो हमें 200 का गेन हुआ है क्योंकि डिबेंचर हमने लोन होता है। और अब जब लोन का मतलब यह है कि हमने जब डिबेंचर कम हो रहे हैं तो लोन पे कर दिया या लोन लिया है? पे किया है। तो पे किया कितने? हमें 10% डिस्काउंट पे पे किया, तो इसलिए ये गेन है, इनकम है, इसलिए वापस माइनस हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया ये आपके पास। आपने ये वाली चीज खुद नहीं देखनी, आपने अपने तरीके से देखना है। बाकी सवाल सेम है, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी ये सवाल आपने करना है और अपने तरीके से करना है। इसमें जिस तरह से भी गिवन है उसको छोड़ देना है क्योंकि इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इकट्ठा किया हुआ। ठीक है, तो अगले जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और फिर हम सवाल ना साथ साथ ही करते